हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक विनय नेवे आपका स्वागत करता हूँ धैस लर्निंग के प्रतीक नेवे टैक्स क्लासेस में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। क्या अपना सेशन नंबर 11 है गाइज? दिस इज आवर सेशन नंबर 11 एंड आई होप दैट यू आर फाइंडिंग जीएसटी इंटरेस्ट एंड आपको जीएसटी समझ में भी आ रहा है। यस, समझ में आ रहा है तभी है। चलो गाइज, वंडरफुल। इसी जोश के साथ, उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप गाइज यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि आपका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। और पहले 10 वीडियोस कहाँ पे है सर? अगर आपको ये 11th वीडियो आ गया है तो पहले 10 कहाँ पे है सेशंस? तो हमने इन सब सेशंस की प्लेलिस्ट बनाई है, राइट गाइज? एंड वी आर टेकिंग दिस निश्चय बैच, एंड इस निश्चय बैच का आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव गिवन द लिंक द डिस्क्रिप्शन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या निश्चय लिया है हमने? जीएसटी और इनकम टैक्स सबसे बेस्ट वे से करने का है, एंड आपको आसान तरीके से जीएसटी और इनकम टैक्स समझाने की इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दिस इज नो फीस ऑब्लिगेशन बैच, मतलब योर बैच फीस ऑफ योर चॉइस। ओके, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, स्टिल आई एम ओके। आपको 500 रुपये देने, स्टिल आई एम ओके। आपको 3000 देने, स्टिल आई एम ओके। आपको 5000 देने, स्टिल आई एम ओके। तो एनीवेज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट, इट इज अ बैच डेडिकेटेड। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। So I have given you all information about the batch, and now we are going ahead with the section 16 we are doing. Section 6 क्या है? section input tax credit eligibility and conditions। ITC लेने के लिए कौन एलिजिबल है और उसके कंडीशंस क्या क्या है? ओके, सो क्विकली लेट मी टेल यू गाइज, ITC कौन ले सकता है? registered person. Any registered person can take ITC. On what? On input tax. Which input tax? Input tax which is paid on inward supply, मतलब purchase of goods or services or both which are used or intended to be in the course or furtherance of business. Yes, ये लॉजिकली हमने समझ लिया था, और मेरा कहना यह है कि ऑफ कोर्स लॉजिकली भी समझने आना चाहिए, और ये जो एक्ट के वर्डिंग्स है ना, ये भी यूज करके शुड गेट यूज दिस वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, कहाँ तक किया है हमने? कंडीशंस। क्या कंडीशन है? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी? फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इन। यस सर, ये कंडीशन आ गया। लास्ट सेशन में इनवॉइस भी देख लिया इंडिगो एयरलाइंस का। इंडिगो एयरलाइंस जिसमें सप्लायर था और मैं रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई था, ऐसा वाला आपने इनवॉइस भी देख लिया है लास्ट सेशन। यस सर, वो देख लिया। फिर क्लॉज ए भी देख लिया था। व्हाट इज क्लॉज ए? ओके, अगर मुझे आईटीसी लेना है तो मेरा जो सप्लायर है उसने क्या करना चाहिए? उसका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस के डिटेल्स फर्निश करने चाहिए इन हिज स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो कि है GSTR 1। जब वो GSTR 1 में फर्निश करेगा गवर्नमेंट को सब डिटेल्स, तो वो मेरे GSTR 2 रिफ्लेक्ट होने वाले हैं गाइस। देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन माय GSTR 2B, देन आई एम रेडी टू टेक द ITC, इजंट इट? तब मैं ITC ले सकता हूँ। दैट इज द सेकंड कंडीशन, और हमने बड़े अच्छे वे से वो देख भी लिया था डायग्राम बना के, राइट गाइस? देन एक बढ़िया कंडीशन थी दैट गुड्स और सर्विसेज शुड एक्चुअली फिजिकली रिसीव्ड। जो गुड्स है ना वो एक्चुअली आने चाहिए फैक्ट्री या गोडाउन में या शॉप में, फिजिकली वो गुड्स आने चाहिए, करेक्ट? या सर्विसेज है तो फिजिकली चाहिए। मतलब आपने मेरे एग्जाम्पल में देखा होगा, जब इंडिगो एयरलाइंस ने मुझे बिल दिया, बिल नहीं, बिल इनवॉइस, जब इंडिगो एयरलाइंस ने मुझे इनवॉइस दिया
तो इमीडिएटली मैं आईटीसी नहीं ले सकता। क्या होना चाहिए, वो सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए मतलब वो फ्लाइट सेफली लैंड करना चाहिए, वो होने के बाद ही मैं आईटीसी। एग्रीड गाइस, आर वी ऑन द सेम पेज टिल दिस पॉइंट? क्या सबको अभी तक समझ में आया है? शैल वी गो अहेड? उसके बाद यस, वंडरफुल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया था। एक्सप्लेनेशन में बढ़िया चीज थी एक, बिल टू शिप मॉडल। तो आपको बिल टू शिप मॉडल एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन। आई होप याद है आपको बिल टू शिप मॉडल। यस सर, बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन बिल टू शिप मॉडल, एकदम एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन। ओके, लास्ट सेशन किया ही है। दिस इज सॉर्ट ऑफ डिवीजन दैट इज गोइंग ऑन। तो बिल टू शिप मॉडल में होता ऐसे है कि A is selling goods to B, B is selling goods to C, but A sends goods directly to C। किसके इंस्ट्रक्शन पे? B के इंस्ट्रक्शन। मतलब अब A इनवॉइस देगा B को और A गुड्स देगा C को। एग्रीड? A will give invoice to B, but A will give goods to C। Now guys, as soon as the goods, it is D that B has received the goods, and वो B जो है वो B ITC ले सकता है। एग्रीड? समझ में आ गया? क्यों ले सकता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो यही है कि A ने गुड्स बेचे B को, B ने गुड्स बेचे C को। ट्रांजैक्शन तो वही है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए A ने गुड्स भेजे को, that because of that fact big guys cannot deny ITC to B, isn't it? हम B को ITC deny नहीं कर सकते। Agreed? That's why when C the goods, it is deemed that B has, and very good Meghna, this way B can avail ITC। Okay, wonderful, wonderful, बढ़िया है, समझ में आया। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट सेशन में, मुझे याद है क्या प्रॉमिस किया था, मैं मेरे वादे कभी भूलता नहीं हूँ। प्रॉमिस किया था कि आई विल एक्सप्लेन यू बिल टू शिप मॉडल फॉर सर्विसेज। याद है ना? बिल टू शिप मॉडल फॉर सर्विसेज। सर सर्विसेज में कैसे होगा बिल टू शिप? ऑब्जर्व कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं उनको बोल दूं कि यस, आपको अच्छे से नोटबुक मेंटेन करना है। आपके सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं जब आप अच्छे ये सब चीजें आपके नोटबुक में लिखते हो। ओके, तो आप क्लास में टाइम दोगे क्या लिखने के? तो ऐसे हो सकता है क्लास में कभी कभी आपको लिखने टाइम ना मिले, बट आपका स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोटबुक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एग्रीड गाइस? चलो देखो, तो टोटली आप पे डिपेंड है कैसे कंप्लीट करनी है नोट, बट यू हैव टू कंप्लीट द नोटबुक। ओके, ये देखो, बिल टू शिप मॉडल इन केस ऑफ सर्विसेज। एक केटरिंग कंपनी है, केटरिंग कंपनी ने बिल रेस किया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने बिल रेस किया कस्टमर को। सर ये क्या ट्रांजैक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको समझाता हूं। आपके घर में एक फंक्शन है, आपके घर में एक फंक्शन है, ओके, और बड़ा फंक्शन। तो आपने बोला लेट्स गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो आपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ढूंढा, उनको बोला कि यू प्लीज मैनेज दिस इवेंट फॉर मी। ओके, आवर बजट इज 50 lakhs, बड़ा इवेंट है, आवर बजट इज 50 lakhs, मैनेज द इवेंट। ओके, बट दिस 50 lakhs में केटरिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केटरिंग भी होना चाहिए। बट ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है हम तो केटरिंग करते नहीं है, वी डोंट केटर फूड। तब हम वो केटरिंग सर्विस नहीं देते। तो कस्टमर बोलता है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू गिव केटरिंग सर्विस तभी हम आपसे सर्विस लेंगे इवेंट मैनेजमेंट। समझ में आया? तो अब होता ऐसे है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी केटरिंग एजेंसी को ये काम आउटसोर्स किया।
केटरिंग कंपनी को ये काम आउटसोर्स किया। समझ में आया हिमांशु जी, मेघना जी? डिड यू अंडरस्टैंड? अब हुआ ऐसे, केटरिंग कंपनी विल गिव बिल टू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विल गिव बिल द कस्टमर। यस, तो मजा देखो, हम केटरिंग कंपनी ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बिल दिया 20 लाख का, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कस्टमर को बिल दिया 50 लाख का। एग्रीड? बिकॉज केटरिंग इज वन ऑफ द सर्विस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज गिविंग यस कंपोजिट सप्लाई, जिसमें वन ऑफ द सप्लाई इज केटरिंग, तो 50 लाख का बिल देना ऑब्वियस है। अब पॉइंट ये है, फिजिकली एंड एक्चुअली केटरिंग सर्विस का आनंद किसने उठाया है? हु हैज एक्चुअली गॉट केटरिंग सर्विस? खाना किसके लोगों ने खाया? कस्टमर के लोगों ने, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी? खाना तो खाया कस्टमर के लोगों ने। यस, इन शॉर्ट गाइस, केटरिंग कंपनी हैज गिवन बिल टू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, but they have done services towards customer। तो अब इसको बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल इन केस ऑफ सर्विसेज। समझ में आया? इसको बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल इन केस ऑफ सर्विसेज। और ऐसे केस में दोस्तों, ऐसे केस में जब कस्टमर को सर्विस मिलती है, इट इज डी दैट सर्विस बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों ये मत भूलना, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वांट्स टू टेक आईटीसी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वांट्स टू टेक आईटीसी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आउटपुट टैक्स चार्ज किया है 9 लाख रुपए, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है 3,60,000 का। एग्रीड? तो वो लेने के लिए ये ऐसा अरेंजमेंट करना ही पड़े। तो गाइस, व्हेन बिल इज placed on the on the event management company will be able to take ITC when customer receives the catering। agreed? तो ये हो गया बिल टू मॉडल इन केस ऑफ योर सर्विसेज। तो मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या लिख के दिया है? केटरिंग कंपनी इज डूइंग बिलिंग ऑन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी and actually supplying service to customer. However, it will be deemed that event management company has received the service and it shall be able to claim ITC. Okay? Understood? Shall we go ahead? आगे बढ़ेंगे। मैं पर्पसफुली ऐसे स्लोली कर रहा हूँ ताकि किसी पॉज करके लिखना है वीडियो, किसी को स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, यू आर ऑल आर वेलकम टू डू। ओके, देन नेक्स्ट BA, कंडीशन BA, ITC communicated to recipient of supply should not be restricted ITC। तो ये वैलिड ITC होना चाहिए, इतना ही अभी आपको याद रखना है। यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड इट शुड बी अ वैलिड ITC। ओके, एंड the tax on the supply, next clause क्या है? the tax on the supply should be actually paid to the government। तो आप मुझे honestly बोलो कि who is supposed to pay tax to the government usually? मेरा सवाल देखो, आप ठीक से सवाल को समझो। who is usually supposed to pay tax to the government? गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा यूजुअली? ऑफ कोर्स सप्लायर। यस, वंडरफुल। तो मेरे एग्जाम्पल में जब मैंने इंडिगो से एयर फ्लाइट की सर्विस ली, तो आई शुड हैव रिसीव्ड द इनवॉइस एंड द टैक्स ऑन द सप्लाई बी पेड टू द गवर्नमेंट। बाय हुम? बाय इंडिगो एयरलाइन। तो जब सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा तभी पॉसिबल है कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आईटीसी का मजा उठा सके, मजा, बेनिफिट। ओके, देखो मैंने यहां पे डिस्कस किया, ये जो सप्लायर है दैट सप्लायर पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कैन क्लेम आईटीसी।
समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेइंग टू ए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई पेइंग टैक्स टू सप्लायर, वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट. यस सर, आया, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देखो क्या है. ही मस्ट हैव फर्निश्ड जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 39. ही मतलब जिसको आईटीसी लेना है उसने क्या करना चाहिए? जीएसटी रिटर्न फर्निश कर, तभी आईटीसी. गाइस आर आवर कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी. क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्लॉज बी, ए एंड डी. एग्रीड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ सकते हैं. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में दोस्तों 3 प्रोविजोज है. कितने प्रोविजोज है? देयर आर 3 प्रोविजोज. ओके, तो मैंने आपको देखो ये भी आपके नोटबुक में एक लिख सकते हो. सेक्शन 6 का क्या एक मैप. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4. ओके, 1 में एलिजिबिलिटी थी, 2 में कंडीशंस, बट 2 में क्या है? 6 क्लॉजेस. यस, बट जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी हैज एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, प्लस देयर आर 3 प्रोवाइजोस. ऐसे ऑब्जेक्टिवली पढ़ोगे टैक्स तो ही मजा आएगा. ओके, सबसेक्शन 3 देखने वाले बाद में मतलब आज ही, और उसके बाद देखने वाले. एग्रीड? चला गो अहेड. सिर्फ आपकी परमिशन आगे बढ़ता हूं. यस सर, चलो आगे बढ़ता हूं. प्रोविजोज देखता हूं, प्रोविजोज देखता हूं. फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सबसेक्शन 2. क्या है फर्स्ट प्रोविजो? बहुत आसान है दोस्तों. फर्स्ट प्रोविजो हर एक स्टूडेंट ये इमीडिएटली समझ जाता है क्या है ये प्रोविजो. मैंने क्या किया? मैंने 1 लाख यूनिट गुड्स मंगाए. मैंने 1 लाख यूनिट मंगाए गुड्स के. कितने? 1 लाख यूनिट मंगाए गुड्स के. मैं बी 1 लाख यूनिट मंगाए, बट उस 1 लाख यूनिट का बिलिंग होने वाला है 1 करोड़ रुपए प्लस 18% जीएसटी. दैट इज 1 करोड़ 18 लाख इज गोइंग टू बी द फाइनल बिल. और 1 लाख यूनिट आने वाले हैं. अब हुआ ऐसे कि सप्लायर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप सप्लाई किया. मतलब लॉट 1 मुझे दिया 28 सितंबर को, लॉट 2 दिया मुझे 10 अक्टूबर को, थर्ड लॉट दिया 10 नवंबर को. एग्रीड? ऐसे मुझे उसने लॉट्स में गुड्स भेजे. ही सेंट मी द गुड्स इन लॉट्स. बट गाइज इनवॉइस 1 लाख यूनिट्स का एक साथ बनाया, पहले ही लॉट के साथ भेज दिया. मतलब 28 सितंबर को ही भेज दिया उसने मुझे इनवॉइस फॉर कंप्लीट 1 लाख. तो मेरा सवाल आपसे ये है दैट व्हेन कैन यू टेक आईटीसी? अगर आप स्ट्रिक्टली क्लॉज बी फॉलो करते हो तो आईटीसी कैन बी टेक ऑफ ईच लॉट. यस और नो? जब 25,000 का लॉट आएगा, सॉरी जब 50,000 का लॉट आएगा तब हम आईटीसी ले सकते हैं. 25,000 का आएगा तो सपोज वैसे हम ले सकते हैं ऑन रिसीविंग ऑफ ईच लॉट. बट दोस्तों प्रोवाइजो ने ऐसे बोला है जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनपुट्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इन इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट 1 इनवॉइस. ठीक से सुनो, इनपुट्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट invoice, then ITC shall be claimed
ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉल। आईटीसी कब क्लेम कर सकते हो? जब लास्ट वाला लॉट आया तभी क्लेम कर सकते। तो इस केस में लास्ट वाला लॉट कब आया गाइज? इस केस में लास्ट वाला लॉट आया 10 नवंबर को। तो इट इज पॉसिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ एंटायर 18 लाख रुपीज डायरेक्टली ऑन 10th November. Agreed? Yes or no? तो प्रोवाइजो क्या है? Where goods are received in lots or installments against one invoice, then ITC can be claimed only on receipt of last lot or installment. क्या सबको ये एकदम डेप्थ में? Yes or no, guys? And those who enjoy the sessions, watch the session, follow the session on YouTube, don't be shy, guys. Put in the comment how you are finding. कमेंट पक्का से करना, लाइक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपको कोई अच्छी है, स्प्रेड द वर्ड। आई एम वेरी ग्लैड कि निश्चय बैच फिनोमिनल सेटिंग on the WhatsApp group. There are about 190 participants. I am very happy to tell you that. तो आप भी हिस्सा बनो, अभी तक नहीं। You can also join the WhatsApp बैच। आपको लाइव बैचेस कब होते हैं उसका अपडेट दिया जाएगा। लाइव बैचेस की लिंक है वहाँ पे, ऐप डाउनलोड कर है। एंड इम्पोर्टेंटली नन ऑफ दिस इज चार्जेबल, एक्चुअली ऑब्लिगेशन बैच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोवाइजो देखते हैं। सर फर्स्ट प्रोवाइजो तो इजीली समझ आ गई, अब सेकंड प्रोवाइजो देखते। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोला गया है? ओके, देखो पहले तो इज देयर एनी कंडीशन कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने सप्लायर को पेमेंट कब करना चाहिए? ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि व्हेन शुड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई मेक पेमेंट टू सप्लायर। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, इजंट इट? मतलब मैंने गुड्स खरीदे, मैंने 1 करोड़ के गुड्स खरीदे, 18 लाख रुपए उस पर जीएसटी है, तो 1 करोड़ 18 लाख का बिल आया मुझे। मैंने वो बिल कब पे किया पता नहीं, बट उसके पहले मैंने आईटीसी ले लिया। कैसे आईटीसी ले लिया? वो 6 के 6 कंडीशंस सेटिस्फाई कर दिए तो आईटीसी ले लिया। बट अब आई हैव लेफ्ट माई सप्लायर स्ट्रक्चर, मैंने सप्लायर को पेमेंट ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलती है कैसे हो आप कि आप रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज नॉट पेइंग टू सप्लायर, बट रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज टेकन द आईटीसी। गवर्नमेंट बोलती 108 फ्रॉम द डेट ऑफ वॉइस टॉलरेट, हम ये नॉनसेंस टॉलरेट करेंगे इन 180 दिन। बट जब 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, गाइज कान खोल के सुनो, when 180 days will get over, then whatever was ITC availed, whatever was the amount of ITC availed, that will get added the output tax of supply. ओके, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने आईटीसी गलत वे से लिया है, ओके, एंड वो एड बैक हो जाएगा आउटपुट टैक्स। मेघना जी, मांशु जी आया? यस, ओके। और इतना ही नहीं, दैट पर्टिकुलर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई विल हैव टू द इंटरेस्ट एज वेल ऑन दिस। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर लास्ट 180 डेज, ओके, टू द गवर्नमेंट, एंड दिस इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एट 18% पर एनम। अभी 18% कहाँ से आता है? नोटिफिकेशन। ओके, देखो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से देखो। ए सप्लायर है, बी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ओके, ए ने बी को बेचे, 1000 रुपए के गुड्स बेचे, इस पे 100 रुपए जीएसटी था, तो 1100 का बिल बना। एग्रीड? अब हुआ ऐसे
कि ऑफ कोर्स ए इज द सप्लायर, तो ए ने 100 रुपये जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को। तो क्यों पे किया? क्योंकि हमने देखा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तभी होता है तब वो इनवॉइस निकालता है, बिकॉज यू नो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ए के लिए दोस्तों टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी हो गया है, तो ए ने के गवर्नमेंट को। अब बी है ना, बी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, बी ने खुशी खुशी आईटीसी क्यों ले लिया आईटीसी? क्योंकि 6 आउट ऑफ 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, तो वंडरफुली उस का आईटीसी एंजॉय किया। अब 180 दिन वो सोए रहा, he did not make payment to A। बी ने पेमेंट तो करना चाहिए तो 1100 रुपये का, मानते हो कि नहीं दोस्तों? डू यू एग्री विथ मी दैट बी शुड हैव पेड 1001 A? यस सर, ऑब्वियसली। बट हुआ ऐसे कि पे किया ही नहीं, 180 डेज तक पे नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती है ऑन 181st डे, व्हाट डज गवर्नमेंट से 181st डे, if B has not paid value plus tax, that is 1100 to A within 180 days from date of invoice, then जो 100 रुपए का आईटीसी पहले एंजॉय किया था, then ₹100 that is ITC earlier availed by B shall be added to his output tax liability। मतलब तो आईटीसी का बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट दोस्तों जाएगा नहीं, प्लस he has to pay interest to the government at 8 per annum for last 100। क्या सबको सेकंड प्रोविजो समझ में? और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी समझ? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड सेकंड प्रोविजो? यस सर, वंडरफुल वंडरफुल। बट ये जो बी है ना मेघना जी, ये जो बी है हिमांशु जी, ये बी इतना बड़ा डिफॉल्टर नहीं है, ये कभी ना कभी फ्यूचर में पे करेगा। आफ्टर 181st डे वो कभी ना कभी फ्यूचर में पे करेगा। अब जब वो फ्यूचर में पे करेगा ये 1100 है गाइस, देन कैन अगेन अवेल आईटीसी 100। ओके, ये है आपका थर्ड प्रोविजन। इन above case, if in future B pays to A, then B can again avail ITC 100। बात समझ में आ गई? Did you get the point? Yes sir, absolutely। तो अब दोस्तों एक बार से भी पढ़ लेते हैं, आपके वेयर एक्ट से भी पढ़ लेते हैं। ओके, क्या लिखा है देखो, पहले फर्स्ट प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस, मतलब वन इनवॉइस, आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or installment। ये हो गया फर्स्ट प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जब भी एक्ट में प्रोवाइडेड वर्ड है मतलब प्रोविजो है। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर मतलब सेकंड प्रोविजो, वेयर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई मतलब रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर of goods or service or both other than supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards value of supply along with tax payable within a period of 180 days from the date of issue of invoice by supplier, then an amount equal to ITC availed by recipient shall be added to the output tax liability along with interest thereon in such manner as may be। समझा सबको? Yes sir। Provided also that recipient shall be entitled to avail of credit of tax on payment made by him of the amount over value of or service
along with tax। ये हो गया आपका थर्ड प्रोवाइड। आई होप सबको समझ में आया। हम थोड़ा रिवर्स वे से जा रहे हैं। रिवर्स वे से पहला फुल प्रोविजन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू द वर्डिंग द बेयर एक्ट। होता क्या है, बेयर एक्ट से आप इजीली कनेक्ट कर। चलो लेट्स गो अहेड नाउ, लेट्स डू सी। ओके, क्या है 60? ध्यान दो, अपने लैपटॉप खरीदा फॉर योर बिजनेस। यू हैव परचेज गाइज लैपटॉप फॉर योर बिजनेस। एक ही बोलो, ये लैपटॉप पे जो जीएसटी होगा ऑन दिस लैपटॉप, whatever is the GST of that, should I be able to claim ITC? Yes or no? Should I be able to claim ITC on this laptop? Of course yes, because it is going to be used in business. तो लैपटॉप, प्लांट एंड मशीन, ऐसे चीजों को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स मतलब क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 19 में डिफाइन किया है कैपिटल गुड्स। कैसे डिफाइन किया गया है? गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब दे आर पुट इन द बैलेंस शीट। गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। यस, ये लैपटॉप कैपिटल गुड्स है। और जीएसटी में बहुत बढ़िया बात यह है कि इन कैपिटल गुड्स का आईटीसी दे सकता हूं कंप्लीट इमीडिएटली ऑन सेटिस्फाइंग द 6 कंडीशन। तो गाइस, क्या मैंने 18,000 का आईटीसी लेना चाहिए? यस सर, लेना चाहिए। एग्रीड? यस। तो अब 16 बोलना क्या चाहता है? 16 guys, now logically you will understand, 1,18,000 महीने लैपटॉप पे, but what is the ITC guys? ITC that is 80,000, मानते हो? yes sir, ITC in that is 80। क्या आप मानते हो कि इसलिए लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो हम 1 लाख ही पकड़ेंगे? बिकॉज 1 लाख हो गया आपका फिक्स्ड एसेट और 18,000 आपका आउटपुट टैक्स से माइनस होगा। आईटीसी 18,000, तो वो हो गया आपका करंट एसेट। क्या मानते हो? यस सर, ऑब्वियसली। ओरिजिनली आपको परचेस की एंट्री भी बताई थी। यस। अब पॉइंट ये है कि मैंने इनकम टैक्स के अंडर तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है ना, आई गेट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्या बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन? अभी तक आप बोलोगे इनकम टैक्स किया नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। जब आगे मुझसे पीजी पढ़ने वाले हो तो डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा आइडिया लेंगे। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रॉफिट, आपको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट आपको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? यू वांट हाई और यू वांट लेस? टैक्सेबल बिजनेस वांट हाई अमाउंट और लेस अमाउंट? लेस ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल। यस, टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट हमें कम चाहिए, इसलिए जो फिक्स एसेट होता है उस फिक्स एसेट हम क्लेम करते हैं डेप्रिस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्या क्लेम करते? डेप्रिस। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन हमने क्लेम करना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो टैक्सेबल प्रॉफिट विल गो डाउन, नो प्रॉब्लम, क्लेम करना चाहिए। बट मेरा सवाल आपसे है लॉजिकली, 1 लाख पे क्लेम करना चाहिए या 1,18,000? शुड वी क्लेम इट ऑन 1 लाख और शुड वी क्लेम इट ऑन 1 लाख? दैट इज माई क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है, नेट कॉस्ट है, उसी पे क्लेम करना चाहिए। तो आपकी नेट कॉस्ट ऑफ लैपटॉप क्या है? 1 लाख एग्जैक्टली। तो यू शुड क्लेम ऑन 1 लाख।
So depreciation be claimed on 1 lakh and not on the 18,000 element. Guys, you should not claim on 1 lakh 18,000, but you should claim on 1 lakh. मानते हो कि नहीं? तो इन शॉर्ट 1,18,000 में 1 लाख रुपए के ऊपर आप क्लेम करोगे इनकम टैक्स के अंडर बेनिफिट, एंड 18,000 का आप लेने वाले हो इनपुट टैक्स। आईटीसी भी बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन भी बेनिफिट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है एक ही फिगर के ऊपर आप दो बेनिफिट? इसलिए 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा और 18,000 रुपए के ऊपर आईटीसी का बेनिफिट। एग्रीड? यस और नो? तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन क्या बोलता है? वो बोलता है वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड, वो तो निगेटिव बोलेगा। क्या बोलेगा निगेटिव? कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ऑन दैट 18,000 ऑल्सो under provisions of income tax act, then ITC on the said tax component shall not be. तो दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कैपिटल गुड्स पे मैं डेप्रिसिएशन, क्या ऐसे बोला है? क्या ऐसे भी लगता है कि यदि डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिले? बट मैंने क्या बोला है? क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ सेक्शन 2 बट ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स। समझा कि नहीं? डोंट मिक्स, डोंट टेक ऑन 1,80,000, टेक डेप्रिसिएशन ऑन 1 lakh, then and then only be able to take ITC of 18,000. Manshu ji, you understand? Meghna ji and ज्ञानेश्वर, और कौन है अपने रेगुलर फॉलोअर्स? आयशा, और कौन है? देन मिसेस ढोरे, और कौन है अपना? किसी का नाम नहीं लिया तो डोंट बी डिसहार्टेंड, आई कीप ऑन फॉलोइंग accordingly. Of course I'll keep on taking, even if you're watching, okay, record it to the very good, wonderful, okay. और यही बात को सप्लीमेंट किया है इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बोला है जो डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट होगी ना, तो एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट लेना चाहिए एक्सक्लूडिंग सेक्शन सबसेक्शन, एंड वहां पे सेक्शन 43(1) का एक्सप्लेनेशन बोथ आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो भी बोलना। समझ में आया? इन शॉर्ट, बेनिफिट ऑफ बोथ डेप्रिसिएशन एंड आईटीसी कांट बी क्लेम साइमल्टेनियस। कैसे लगे आपको ये नोटबुक वाले नोट्स? आई एम क्वाइट श्योर अच्छे लगे होंगे, बहुत मेहनत लिया हमने बनाने की। देखो, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 19 के अनुसार। So guys and girls, last thing for today. Yes, thank you. बहुत ही डिटेल्ड है ना, एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इट वाज मेड इन द लाइव बैच। तो एक 80 घंटे की लाइव बैच ली थी, बैठ के क्लास में बैठ के उन लोगों के सामने, बट वहां पे कैसे होता है, फेस टू फेस बैच होता है, आई हैव कंट्रोल ओवर एवरी, तो मैं देख सकता हूँ कि वो लिख रहे कि नहीं। यहाँ पे कंट्रोल पाना मुश्किल है, बट स्टिल
थोड़ा मतलब क्या है कि एकदम फास्ट देखना होगा वीडियो, तो मैं नोट्स देते रहूँ डिक्टेट, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया हूँ कि तब सबने नोट कंप्लीट करने, खुद स्क्रीनशॉट लेके। वेरी गुड, वेरी गुड। मेघना जी से वंडरफुल। और मुझे का मैसेज भी आया था, शॉट भेजे थे, बढ़िया लगता है। यही पॉजिटिविटी एंड तक, यही तो निश्चित। चलो आगे जाते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। मैंने आपको 2 लाख रुपए का चेक दिया, क्या आप वो 2 लाख रुपए का चेक बैंक में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, या कोई टाइम लिमिट है उसका? इफ आई हैव गिवन यू चेक ऑफ ₹1,00,000, कैन यू डिपॉजिट इन बैंक एनी टाइम, और इज देयर एनी टाइम लिमिट? तो ऑफकोर्स टाइम लिमिट है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार टाइम लिमिट है ना। तो कोई भी चीज अवेल करने के लिए एक टाइम लिमिट है, होनी ही चाहिए। तो वैसी टाइम लिमिट आईटीसी अवेल करने की। तो इफ यू डोंट अवेल आईटीसी टाइम, क्या हो जाएगा? आपका वो बेनिफिट लैप्स हो जाएगा। तो टाइम लिमिट क्या है? वो टाइम लिमिट है 30th नवंबर। क्या है टाइम लिमिट? 30th नवंबर following the end of financial year to which the invoice pertains, or actual date of filing the annual under GST। क्या डेट से? या देखो, इनवॉइस किस साल का है, आपको इजी लैंग्वेज में। सपोज डेट ऑफ इनवॉइस इज 27 September 23, 27 September 20 falls in which financial? It falls in financial year 23-24। यस सर, 23-24 में आता है। 23-24 के बाद वाला नवंबर कौन सा है? मतलब 31 मार्च 24 के बाद वाला नवंबर कौन सा है? तो इट इज नवंबर 2024। तो लास्ट डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी भी 30th November 2020। एग्रीड? लास्ट डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी भी 30th November। मानते हो कि नहीं? यू एग्री? यस सर, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी। बट 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 तो जीएसटी में एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है ना, एनुअल, वो आपने इनिशिएटिव लेके उससे पहले ही फाइल कर दिया। आपने एनुअल रिटर्न से 15 नवंबर को ही फाइल किया, तो कि एक्चुअली ड्यू डेट 31 दिसंबर है, बट आपको लगा कि सब कुछ ठीक है और आपने पहले ही फाइल किया, तो एनुअल रिटर्न के बाद कुछ भी चेंज नहीं। इसलिए द डेट इज दिस 30th November और 15th November अर्लियर। मानते हो? तो एग्री विद? इस केस में हो जाएगी 15th November। तो इससे क्या सीख मिली आपको? कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना आफ्टर 30 नवंबर ओनली, ताकि आप 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम करने का फैसिलिटी ले सके। एग्रीड? हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस और नो गाइस? यस और नो? यस सर, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू टेक इन टैक्स क्रेडिट। आपको पता है यहाँ पे सब निगेटिव में ही लिखा है, तो नॉट बी एबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both
after 30th day of November following the end of the financial to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of relevant annual return whichever is earlier. कि ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्या नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ये प्रोवाइजो, ये बहुत ही स्पेसिफिक फॉर सर्टन टाइम पीरियड, प्रोवाइजो वेरी स्पेसिफिक, तो वो आप एज अ स्टूडेंट बिल्कुल मायने नहीं। ओके, समझ में आया सबको? डिड यू ऑल फॉलो सेक्शंस? डिड यू गेट द क्रक्स ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट एंड कंडीशन? यस और नो गाइस? Yes, sir. Have understood everything that has been. So what are you waiting for, guys? What are you waiting for? अगर आपने ये वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो like it and do share with your friends. Such a batch is taking batch and इस batch के details यहाँ पे आपके सामने है. Right, guys? ये batch अब कंप्लीट होने वाली है बाय 31st ऑफ जनवरी 24. तो इवन इफ यू आर गिविंग मे एग्जाम तो आप मस्त से फेब में सेल्फ स्टडी, मार्च में अपना होगा रिविजन बैच, के बाद अप्रैल ऐसे, और मस्त आप मे में एग्जाम देने की एग्रीड. एंड इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन नवंबर, दिस बैच इज एप्लीकेबल एज वेल. नवंबर भी एप्लीकेबल है ये बैच इक्वली, बिकॉज आपको पता है मे 24 एंड नवंबर 20 का फिनांस एक्ट इज के ऑब्वियसली आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको तो बहुत टाइम है 31 जनवरी के बाद. ओके, आपको ये बैच ऑनलाइन लाइव अटेंड कर, गो टू द डिस्क्रिप्शन वीडियो एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, आपको इस लिंक भी मिल, ऑल डिटेल लाइव बैच. ओके एंड गाइस, लगभग 200 घंटे बैच चलेगी एंड ये अपना 11th सेशन 12th सेशन आप आगे देखो कंटिन्यू के. इस बैच का मोड कैसे? ऑनलाइन लाइव जैसे प्लस रिकॉर्डिंग्स के पहले 15 to 20 सेशन पे आएंगे, के बाद वो ऐप पे चले जाए. हमारा जेस्ट लर्निंग का ऐप है पे, वो नेक्स्ट वाले आएंगे. मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड द ऐप. ओके, या उसकी लिंक कहाँ पे मिले? ऐप की लिंक. ओके, एंड एज आई डिस्कस, का टेंशन नहीं है, एज पर योर चॉइस, योर क्लास, योर फीस, नो ऑब्लिगेशन. ओके, ऑब्वियसली वांट टू पे, आई एम नॉट, तो सही होगा, बट इफ आपको बंधन है कि कैनॉट पे द, आई विल आस्क यू. ओके, मेन मकसद क्या है अपना? टैक्स से fall in love with tax. Okay, start liking the tax. आपकी दिक्कत तो कभी नहीं बनती, राइट गाइस? के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट करेंगे, रिवीजन मार्च में. क्या हमारा व्हाट्सएप एंड ये चैनल है, हैव आई नो गाइस, चैनल बेल आइकॉन. So thank you so much guys for being so patient, for being so wonderful audience. मैं मिलता हूँ आपको next session. Till then, smiling, studying and be consistent. Whatever you are doing, success follow you. Bye bye. Take Pratik.